नमस्कार साथियों, मैं हूँ स्मिता शर्मा और आज का वीडियो है NCERT के कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए। साथियों, हम भारत भौतिक पर्यावरण का सेकंड चैप्टर संरचना तथा भू आकृति विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पढ़ चुके हैं। साथ ही हम पढ़ चुके हैं भारत के विशाल मैदान, और इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में फैला हुआ ये कठोर भूखंड जो है वही प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, जिसका आकार मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। मोटे तौर पर इसका आकार त्रिभुजाकार है और इसे प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। एक और है, पूर्व में देखेंगे हम तो बे ऑफ बंगाल है, और पश्चिम में देखेंगे तो अरेबियन सी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। इन तीनों से घिरा हुआ ये विशाल भूखंड ही प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति के बारे में अगर हम जानें तो यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का एक भाग है, जो कि कभी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। यह है अफ्रीका और यह है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का भाग। गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले भाग आते थे। कभी दो भाग हुआ करते थे, ऊपर वाला कहलाता था अंगारा लैंड और नीचे वाला कहलाता था गोंडवाना लैंड। तो भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है वो गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, जो प्रारंभिक अवस्था में एक पैंजिया के रूप में, यानी कि सातों महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, और इनमें जब पैंजिया का विखंडन हुआ तो ये जो महाद्वीप हैं वो धीरे धीरे करके कई करोड़ सालों में, कई करोड़ वर्षों में विखंडित होकर वर्तमान स्थिति को प्राप्त हुए हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि देखिए पैंजिया का विखंडन कुछ इस तरह से हुआ था। वीडियो की सहायता से भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये है अफ्रीका और इंडिया, इसके पीछे साइड में, मतलब ये आज जो है वो एशिया के पास खिसक कर पहुँच गया है। चलिए अब हम इसकी स्थिति जान लेते हैं। देखिए, जब अफ्रीका से प्रायद्वीपीय भारत का विखंडन हुआ था लगभग 70 मिलियन वर्ष पूर्व, तो इक्वेटर से काफ़ी दक्षिण में था, बहुत नीचे था। उसके बाद धीरे धीरे लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व ये इक्वेटर के पास पहुंच गया और ऊपरी वाला हिस्सा इक्वेटर को पार भी कर गया, और वर्तमान में जो भारत है वो पूरी तरह से भूमध्य रेखा के उत्तर में आ चुका है, उत्तर में स्थित है। चलिए अब हम पढ़ेंगे विस्तार से प्रायद्वीपीय पठार। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है। ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि ये तिकोने आकार वाला एक कटा फटा भूखंड है। इसकी हाइट जो है वो 600 से 900 मीटर है। हाइट कितनी है इसकी? 600 से 900 मीटर है, और उत्तर पश्चिम में यह अरावली की पहाड़ियों से, उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार जो है अरावली की पहाड़ियों से शुरू होता है, और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पूर्व में ये कहाँ पहुँच जाता है? राजमहल की पहाड़ियों तक जाता है। उसके बाद पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, ये जो गुजरात है और गुजरात के पास ही ये गिर पहाड़ियाँ हैं, नीचे के साइड में गिर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ, ये दक्षिण में इलायची की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। तथा उत्तर पूर्व में शिलांग का पठार, शिलांग या मेघालय के पठार तक इसकी सीमाएं फैली हुई हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें अनेक हिस्सों में उत्थान और निबंजन की क्रिया हुई है। उत्थान निबंजन की भ्रंश तथा विभंग निर्माण की प्रक्रिया हुई है। इसके उदाहरण हैं, सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा नदी। ठीक है, ये जो नर्मदा नदी है ये रिफ्ट घाटी में होकर बहती है। साथ ही ताप्ती नदी भी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है। नर्मदा नदी के ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और नर्मदा नदी के नीचे
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। ब्लॉक पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि एक भाग नीचे धंस जाता है और एक भाग ऊपर उठ जाता है। तो यही स्थिति है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में नर्मदा नदी जो बह रही है वो भ्रंश घाटी में होकर बहती है, यानी कि उसके जो ज़मीन का नीचे धंसा हुआ भाग है वो नर्मदा नदी एक पतली दरार के रूप में बह रही है। और इसका जो ढाल है वो पूरब से पश्चिम की तरफ है। देखिए, जिस तरफ भी ढाल होता है, जैसे ढाल पूरब से उठ के पश्चिम की तरफ है, इसी कारण ये नदी भी पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है। बाकी सब नदियों का जो ढाल है वो ज़्यादातर पश्चिम से पूर्व की तरफ है, इसलिए अधिकतर नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियों का ढाल जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है, इसी कारण ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। चलिए आगे देखते हैं कि मुख्य उच्चावच लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दक्कन का पठार, दूसरा है मध्य उच्च भूभाग और तीसरा है पूर्वी पठार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दक्कन का पठार। दक्कन के पठार का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के दरारी उद्वेदन से हुआ है, यानी कि ज़मीन में दरार पड़ी थी और उसके बाद उसका उद्वेदन हुआ था। और ये जो ज्वालामुखी दक्कन के पठार की जो ज्वालामुखी उद्वेदन की क्रिया है ये 3 चरणों में हुई थी, यानी कि 3 बार दरारी उद्वेदन के बाद आज जो हम देख रहे हैं दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। चलिए अब हम विस्तार से पढ़ते हैं दक्कन का पठार। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, दक्षिण के पश्चिम में ये देखिए ये है पश्चिमी घाट और पूर्व में है पूर्वी घाट। ये जो पश्चिमी घाट हैं और ये हैं पूर्वी घाट। दरअसल में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये जो हैं वो प्रारंभ में नहीं थे। प्रारंभ में सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार था, परंतु धीरे धीरे करके ये जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं, जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये है प्रायद्वीपीय पठार यानी कि दक्कन का पठार, और दक्कन के पठार के आगे समुद्र है नीचे, ठीक है। लेकिन इन पठारों से बहने वाली नदियाँ धीरे धीरे अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाती हैं और यहाँ पर जमा करती जाती हैं, और कालांतर में ये समुद्र से ऊपर उठ गया और समुद्र से ऊपर उठा हुआ यही भाग पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और मैकल की पहाड़ियाँ व महादेव की पहाड़ियाँ बनाती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ बनाती हैं दक्षिण के पठार की उत्तरी सीमा? दक्कन के पठार की सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ और मैकल की पहाड़ियाँ। इन तीनों से इसकी उत्तरी सीमा का निर्माण होता है। पूर्वी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नामों से जाना जाता है। इसको महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं। महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। और कर्नाटक और तमिलनाडु में से नीलगिरी कहते हैं। ये देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे उठे हुए हैं, यानी कि ये जो पश्चिमी घाट वाला भाग है ये पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, यानी कि इनका ढाल जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इनकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। इनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर है, और जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। जब हम उत्तर से यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो इनकी जो हाइट है वो बढ़ती चली जाती है, और इसी कारण इनकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ये दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये है अनाईमुडी, और यहीं पर है दोदा बेटा। ये है दोदा बेटा, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, और यहीं पर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं।
इतना आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट की जो हाइट है वो ज़्यादा है, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। चूँकि नदियाँ कहाँ बहती हैं, जहाँ उनका ढाल होता है, तो इनका ढाल जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, इसलिए अधिकतर नदियाँ, जैसे महानदी है, ये देखिए ये भी पूर्व की तरफ बह रही है। फिर एक कृष्णा नदी भी है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। फिर एक कावेरी नदी, ये भी पश्चिम से पूर्व की तरफ ही बह रही है। तो अधिकतर लगभग सारी नदियाँ, सतपुड़ा के दक्षिण में लगभग सारी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ ही बहती हैं। बहुत छोटी छोटी सी नदियाँ हैं जो कि पश्चिमी पठार से अरब सागर की तरफ जाती हैं। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो जवादी पहाड़ियाँ, नल्लामाला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। देखिए ये हैं जवादी पहाड़ियाँ, ये लिखा भी हुआ है जवादी पहाड़ियाँ, नल्लामाला की पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं ये दक्कन के पठार में ही स्थित हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों को आपस में मिलाते, मतलब पूर्वी और पश्चिमी घाट जो हैं वो नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर हैं और ये यहीं पर आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको दक्कन का पठार अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे मध्य उच्च भूभाग। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। मध्य उच्च भूभाग की सीमा पश्चिम में अरावली पर्वत बनाते हैं। ये हैं अरावली की पहाड़ियाँ, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इनकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर। ये दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। देखिए ये जो सतपुड़ा रेंज है, ताप्ती नदी के ऊपर सतपुड़ा रेंज है, इसके नीचे से सतपुड़ा पर्वत यानी दक्षिण से सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण से दक्कन के पठार की सीमा शुरू होती है और सतपुड़ा पर्वत के ऊपर मध्य उच्च भूभाग की दक्षिणी सीमा निर्मित होती है। ये अपशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं जो हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं, जो कि काफ़ी हद तक अपरदित हो चुके हैं और इनकी श्रृंखला जो है वो टूटी फूटी हैं। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है। जैसलमेर तक है यानी कि राजस्थान के मरुस्थलीय भाग तक है, जहाँ की यहाँ पर बरखान यानी कि रेतीले टिप्पे मिलते हैं। ये हैं रेत के ऐसे टापू जहाँ होंगे उन्हें हम कहते हैं बरखान। अपनी भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरण के कारण ही यहाँ पर संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति के प्रमाण हैं। तो ये जो नर्मदा नदी है, जबलपुर के पास बेड़ा घाट में कई सारे संगमरमर के हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारे मध्य उच्च भूभाग। आगे हम देखेंगे कि समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई जो है वो 700 से 1000 मीटर है। उत्तर तथा दक्षिण पूर्व दिशा में इनकी ऊंचाई कम होती जाती है, यानी कि जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो इनकी ऊंचाई कम होती जाती है, यानी कि इनका ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। इसी कारण जो चंबल नदी है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। अभी हमने दक्कन का पठार में देखा था कि नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही थी, क्योंकि उनका जो ढाल था वो पश्चिम से पूर्व की तरफ था। अब जो ढाल है इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये ढाल है और ये है साउथ और ये है नॉर्थ, यानी कि इनका ढाल जो है उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ है। ठीक है, और इसी कारण चंबल, बेतवा, सोन नदी, ये सारी नदियां जो है वो यमुना और गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं।
बनास एकमात्र नदी है जो चंबल की मुख्य सहायक नदी है। पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है। इसका विस्तार पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है, ठीक है। और इसके दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार जो कि खनिजों का भंडार है। इसके दक्षिण में क्या है? छोटा नागपुर का पठार, ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मैकल और महादेव की पहाड़ियों से दक्कन के पठार की सीमा शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा मध्य उच्च भूभाग। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग, यानी उत्तरी पूर्वी पठार। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय की पहाड़ियों के बीच भ्रंश घाटी बनने से ये अलग हो गया। यानी कि ये जो मेघालय का पठार है और ये है राजमहल की पहाड़ियाँ, यह कभी प्राचीन समय में एक ही भूखंड का भाग हुआ करती थी, परंतु कालांतर में जबकि इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के टाइम पर इनमें भ्रंशन की क्रिया उत्पन्न हुई और इनका जो बीच वाला भाग है ये नीचे धंस गया, ठीक है। यानी कि ये राजमहल की पहाड़ी है और ये भ्रंशन क्रिया से धंसा हुआ नीचे का भाग, और ये शिलोंग का पठार, शिलोंग या मेघालय का एक ही पठार कहलाते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने इसके जो भाग है, जो बीच का धंसा हुआ भाग था, इसको धीरे धीरे लाकर भर दिया और वर्तमान में ये भारत के विशाल मैदान का एक भाग है। यानी कि जो शिलोंग का पठार है वो राजमहल की पहाड़ियों का ही एक हिस्सा है जो कि पूर्व की तरफ खिसक गया है। अब हम जानेंगे कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गारो, दूसरा है खासी और तीसरी है जैंतिया की पहाड़ियाँ। तीनों दिख रहे हैं यहाँ पर, ये है गारो, ये है खासी और ये है जैंतिया की पहाड़ियाँ, ठीक है। इनका जो नाम है गारो, खासी और जैंतिया, ये यहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते हैं उन्हीं के नाम पर इनके नाम रख दिए गए हैं। गारो, खासी और जैंतिया आदिवासी इन पहाड़ियों में रहते हैं और उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया है। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो चेरापूंजी भी स्थित है। ये जो भाग है वो छोटा नागपुर की पठार की तरह ही काफ़ी खनिज वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कोयला, लोहा और चूने, पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो मेघालय का पठार भी जो है वो अति अपर्दित क्षेत्र है, क्योंकि हमने कहा भी यहाँ पर चेरापूंजी जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यानी कि यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है और इसी कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इरोजन हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी या दोदा बेटा, ठीक है। हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था और अगर आपने चैप्टर ध्यान से सुना होगा तो आपको ये आंसर इजीली आ जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।